नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस क्लास। आज हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के सेक्शन 10, 11 एंड 12 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इजी सेक्शंस हैं एंड बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से रिलेटेड सिर्फ 5 या 6 ही ऐसे सेक्शंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं। वो मैं आप लोगों को मार्क करा दूंगा जैसे ही हम लोग इस एक्ट को खत्म करते हैं। एंड आपको जब भी रिवीजन करना है सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को देखते हुए ही रिवीजन करना है, एंड वो सेक्शंस आप लोगों को बाय हार्ट याद होने चाहिए। उसके अंदर कोर्ट के क्या पावर है, कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, प्रोबेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सेक्शंस दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ हमें पता होना जरूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, जिसमें हम लोग सेक्शन 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 प्रोविजंस रिलेटेड टू श्योरिटीज से डील करता है। 11 डील करता है पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ट्रायल स्टेज पे कोर्ट का क्या पावर होगा, अपील स्टेज पे कोर्ट का क्या पावर होगा, एंड ऐसे सारे प्रोविजंस सेक्शन 11 में दिए गए हैं। एंड 12 डील करता है, क्या आप लोगों को पता है 12 किससे डील करता है? सेक्शन 12 स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी पता हो, राइट इन द चैट बॉक्स। सेक्शन 12 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 10 हमें बताता है प्रोविजंस रिलेटेड टू श्योरिटीज। प्रोविजन रिलेटेड टू श्योरिटीज, ये क्या बोलता है? द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A and 514B and 515 of the act shall, of the code shall। कोड से हमारा मतलब क्या है? हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जब हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था कि कोड से हमें इंटरप्रेट करना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। लेकिन अब क्योंकि सीआरपीसी 1973 इनैक्ट हो गया है, इसीलिए हम लोग सीआरपीसी 1973 के अंदर दिए गए प्रोविजंस को ही इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन ये जो सेक्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये 1898 का जो सीआरपीसी है उससे रिलेटेड है। तो अब ये जो प्रोविजंस है ये तो चेंज हो गए हैं क्योंकि 1973 का एक्ट आ गया है। तो अब जो हमें सेक्शंस को देखना है जो कि श्योरिटीज से रिलेटेड है, बॉन्ड से रिलेटेड है, वो है 123, 121, 122, 124। ध्यान रखिएगा, ये 4 सेक्शंस हैं। उसके बाद 373 सीआरपीसी का, एंड देन उसके बाद 446, 447, 448 एंड 449। ये सेक्शंस हैं जो हमें अब देखने होंगे अगर हमें बॉन्ड्स या श्योरिटीज से रिलेटेड कुछ भी इंटरप्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये सेक्शंस हैं, ये लिख लीजिए। ये सारे सेक्शंस हम लोग जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में डील करूंगा। ये सेक्शंस डील करते हैं बॉन्ड से, कोर्ट ऑफ पावर टू इशू बॉन्ड, रिजेक्ट बॉन्ड, कैंसल बॉन्ड, या फिर पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू श्योरिटीज विद रेस्पेक्ट टू श्योरिटीज, या फिर कैंसलेशन ऑफ श्योरिटीज, रेवोकेशन ऑफ श्योरिटीज। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शंस हैं 121, 122, 123, 124, 373 एंड उसके बाद 446, 447, 448 एंड 449। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शंस हैं जो कि हमें प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज से रिलेटेड इस एक्ट के अंदर ध्यान रखना है। देखिए ये सेक्शन क्या बोलता है? द प्रोविजंस ऑफ, ये जो सेक्शंस हैं जो कि मैंने अभी बताया 121, 122, 123, 124, 373, 446, 47, 48 और 49 ऑफ द कोड शैल, यानी कि सीआरपीसी 1973 so far as may be apply in the case of bonds and sureties given under this act। यानी कि इस एक्ट में जहां भी कोर्ट बॉन्ड साइन करा रहा है, श्योरिटीज को एंगेज कर रहा है, श्योरिटीज को बॉन्ड के अंदर इंक्लूड कर रहा है, वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी इशू आता है तो कोर्ट विल सी द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी 1973 बॉन्ड्स और श्योरिटीज से रिलेटेड। ये था ये सेक्शन, बहुत ही इजी है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सेक्शंस को ध्यान रखना है।
और सेक्शन 10 बहुत ही बेसिक है इन नेचर। इसके अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो यही होगा कि सेक्शन डील्स विथ बॉन्ड्स एंड श्योरिटीज पहला, एंड कौन से सेक्शंस हैं सीआरपीसी 1973 के जो कि सेक्शन 10 प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये हैं आपके सेक्शन 10 के अंदर दिए गए बॉन्ड और श्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन सीआरपीसी के। आइए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे जो कि है सेक्शन 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये डील करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट के साथ, यानी कि कोर्ट की पावर्स किसी भी ट्रायल को, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट किसी भी ऑफेंडर को ट्राई करने के लिए अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो देखिए क्या बोलता है ये हमारा सेक्शन 11। इसका सब सेक्शन 1 ये बताता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और एनी अदर लॉ। भले ही कोर्ट के अंदर कुछ भी दिया हो या किसी भी एक्ट में कुछ भी दिया हो, एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, अगर कोई भी ऑर्डर इस एक्ट के अंदर पास किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, मे बी मेड बाय एनी कोर्ट एम्पावर्ड टू ट्राई एंड सेंटेंस द ऑफेंडर टू इम्प्रिजनमेंट। कोई भी कोर्ट जिसके पास सेंटेंस करने का पावर है, एनी कोर्ट लिखा है यहां पर स्टूडेंट्स देखिएगा, एनी कोर्ट, एनी कोर्ट से मतलब है ऐसा कोई भी कोर्ट जिसके पास सेंटेंस देने की पावर है, इम्प्रिजन करने की पावर है। देखिए लिखा हुआ है मे बी मेड बाय एनी कोर्ट एम्पावर्ड टू ट्राई एंड सेंटेंस द ऑफेंडर टू इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट से रिलेट इम्प्रिजनमेंट से रिलेशन है, यानी कि अगर ऐसा नहीं होगा कि किसी कोर्ट की पावर है कि वो 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता है, तो वो 3 साल या 4 साल की ऑफेंस को डील नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा उसके जुरिस्डिक्शनरी पावर में, उसकी पेक्यूनियरी लिमिट्स की पावर में भी वो ऑफेंस आना चाहिए, तभी हम लोग इस एनी कोर्ट को अप्लाई करेंगे। ऐसा कोई भी कोर्ट जो कि ट्राई कर सकता है, सेंटेंस कर सकता है ऑफेंडर को ऐसे ऑफेंस के लिए जिसका इम्प्रिजनमेंट उसकी पावर के अंडर आता है, या फिर हाई कोर्ट या ऐसा कोई भी कोर्ट उसे ट्राई कर सकता है जिसके पास ट्राई करने की या सेंटेंस करने की पावर दी गई है। मे बी मेड बाय एनी कोर्ट एम्पावर्ड टू ट्राई एंड सेंटेंस द ऑफेंडर टू इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट व्हेन द केस कम्स बिफोर इट ऑन द अपील और इन रिविजन। तो इनिशियल स्टेज पे ट्राई करने के लिए तो ऐसा कोई भी कोर्ट जो कि ट्राई कर सकता है, सेंटेंस कर सकता है, हाई कोर्ट या ऐसा कोई भी दूसरा कोर्ट जिसके पास अपील या रिवीजन की पावर है, वो भी इस केस के अंदर दिए गए ऑफेंसेस को या ऑर्डर्स को डील कर सकता है। ये बोलता है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। कोई भी कोर्ट जिसके पास ट्राई करने की या सेंटेंस करने की पावर है, या फिर ऐसा कोई भी कोर्ट या हाई कोर्ट जो कि ऑर्डर को अपील में ले रहे हैं या ऑर्डर को रिवीजन प्रोसीडिंग के अंदर ले रहे हैं, वो भी इस एक्ट के अंदर दिए गए ऑर्डर्स को, पास किए गए सेंटेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। 11 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है कोई भी कोर्ट ट्राई कर सकता है जिसके पास ट्राई करने की या सेंटेंस देने की पावर हो, हाई कोर्ट उसे ट्राई कर सकता है, या फिर ऐसा कोई भी कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ सेशंस के पास भी पावर है रिवीजन की और अपील को देखने की, कोई भी कोर्ट उसे देख सकता है इफ इट इज अंडर देयर पावर एंड अंडर देयर अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। आइए चलते हैं अगले सब सेक्शन पे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क, राइट इन द चैट बॉक्स एंड पूछ लीजिएगा। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 हमें यह बताता है notwithstanding anything contained in the code where an order under section 3 or section 4 is made by any court trying the offender other than a high court. ध्यान रखिएगा, any court other than the high court. An appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the former court. यानी कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसे ट्राई किया है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, तो उसके बाद अपील डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी एंड देन हाई कोर्ट के पास जाएगी, अगर इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। यानी कि जेएमएफसी ने अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है सेक्शन 3 में
या 4 में, तो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यू विल हैव टू एग्जॉस्ट द बेसिक प्रोसीजर जो कि दिया गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जैसे कि सबसे पहले लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना है, देन उसके बाद उससे ऊपर के कोर्ट से स्टार्ट करना है जिसके पास पावर है अपील से डील करने की या रिवीजन से डील करने की, एंड देन उसके बाद आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस को एग्जॉस्ट करना होता है। आप डायरेक्टली हायर अथॉरिटी के पास या हायर कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई भी एक्सेप्शनल केस अगर दिया गया हो तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन इन नॉर्मल केसेस हम लोग बेसिक एग्जॉस्टिव प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। तो ये सब सेक्शन क्या बता रहा है, अगर कोई भी ऑर्डर सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में किसी भी कोर्ट ने जिसने ऑफेंडर के साथ डील किया है अगर पास किया है, तो एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरीली लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट। फॉर्मर कोर्ट कौन होगा? जेएमएफसी, इनिशियल स्टेज पे जिस कोर्ट ने डील किया है, एंड देन उसके बाद अपील किसके पास जाएगी? ऑर्डिनरीली लाई फ्रॉम द सेंटेंस, अपील जाएगी एंड अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरीली लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस। अगर जेएमएफसी के कोर्ट से होते हुए अपील कोर्ट ऑफ सेशन के पास लाई करती है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी एंड वो उस अपील से डील करेगा, एंड देन अगर फर्दर अपील होती है तो हाई कोर्ट के पास जाएगी एंड इट विल मूव सो ऑन, यानी कि एट द लास्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अपील रेफर जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो सब सेक्शन 2। सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन ऑफेंसेस को ट्राई करेगा। कोई भी कोर्ट ट्राई कर सकता है, हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, या ऐसा कोई भी कोर्ट ट्राई कर सकता है जो कि अपील या रिवीजन से डील करने की पावर रखता हो। उसके बाद अगर किसी भी कोर्ट ने सेक्शन 3 या 4 के अंडर कोई भी ऑर्डर को पास किया है और अगर उस ऑर्डर से रिलेटेड अपील लाई करती है तो वो अपील उस फॉर्मर कोर्ट के ऊपर वाले जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट रखता है उसके पास जाएगी एंड इट विल नॉट गो टू दी हायर अथॉरिटी, यानी कि बिल्कुल ऊपर के कोर्ट के पास नहीं चली जाएगी। सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जेएमएफसी से होके वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन से वो होके आपके हाई कोर्ट में जाएगी एंड देन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इफ द अपील इज रेफर्ड। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे अगले सबसेक्शन पे जो हमें बताता है इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 years of age is found guilty। जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 6 के अंदर डिस्कस किया था कि कोर्ट के पास पावर है, वो अगर किसी भी ऑफेंडर की एज 21 years से कम है तो उसे भी सेक्शन 4 के अंडर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज कर सकती है। तो अगर ऐसे केसेस में अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है तो क्या होगा? इन एनी केस वेयर एनी पर्सन under 21 years of age is found guilty of having committed an offense and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or section 4 and passes against him any sentence of imprisonment with or without fine from which no appeal lies or is preferred। ध्यान रखिएगा, from which no appeal lies or preferred, यानी कि जो ऑर्डर पास हो रहा है सेक्शन 6 के अंडर, यानी कि अंडर 21 years of age, अंडर 21 years of age, अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास होता है विथ और विदाउट फाइन और अगर उससे रिलेटेड कोई भी अपील लाई नहीं करती है या फिर अपील को प्रेफर नहीं किया जाता है, देन क्या होगा? उस केस में क्या होगा? कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा? देन notwithstanding anything contained in the code, यानी कि कोड में भले ही कुछ भी लिखा हो और any other law या किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, the court to which appeal ordinary lies from the sentences of the former court may यानी कि कोर्ट को अगर लगेगा तो डिस्क्रिशन, ध्यान रखिएगा मैं हमेशा बोलता हूं इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। अगर कोई भी अपील लाए नहीं करती है या अपील को प्रेफर नहीं किया जाता है तो अगर कोर्ट को लगता है तो वो फॉर्मर कोर्ट के द्वारा पास किया गया ऑर्डर, फॉर्मर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसको अपील की पावर रखने वाला कोर्ट अपने खुद के मोशन से, यानी कि सुओ मोटो
either of its own motion or on an application made to it by the convicted person, or an application made to it by the convicted person or the probation officer. अगर कोई भी अपील नहीं लाए करती है या अपील प्रेफर नहीं की जाती है, एंड अगर कोर्ट को लगता है आफ्टर द मोशन, यानी कि खुद का मोशन, यानी कि सुओ मोटो, कोर्ट ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की प्रोसीडिंग को चलाया, या फिर कन्विक्टेड पर्सन के एप्लीकेशन लगाने के बाद अपील को अपने कोर्ट में चलाया, इनिशिएट किया, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन के बेसिस पे अपील को अपने कोर्ट में इनिशिएट किया, उन केसेस में अपील को इनिशिएट करने वाला कोर्ट कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर देयरऑन एज इट थिंक्स फिट। ये प्रोसेस होने के बाद अगर वो अपील को इनिशिएट करता है तो वो केस के रिकॉर्ड्स को कॉल कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, एंड अगर उसे लगता है कि फॉर्मर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है इट इज नॉट बोनाफाइड, इट इज नॉट वैलिड एंड इट इज नॉट जस्टिफाइड, तो वो अपील प्रोसीडिंग्स में अपना ऑर्डर पास करता है एंड प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। ये सब सेक्शन हमें ये बताता है अगर किसी भी केस में अगर कोई भी पर्सन जो कि ऑफेंडर है, 21 ईयर्स से एज उसकी कम है, इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, अगर वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल पाया जाता है, देन अगर कोर्ट उसे देखते हुए, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए ये कहता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में उससे डील नहीं कर सकते हैं, देन कोर्ट ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 6, एंड अगर उस ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी अपील लाए नहीं करती है या प्रेफर नहीं की जाती है, देन उस केस में अगर कोर्ट को यह लगता है कि फॉर्मर कोर्ट की जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, तो वो खुद के मोशन से, यानी कि सुओ मोटो, या फिर कन्विक्टेड पर्सन की एप्लीकेशन के बाद, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन के बाद उस अपील को इनिशिएट करेगा अपने कोर्ट में, उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा एंड फॉर्मर ऑर्डर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को कॉल करेगा, एग्जामिन करेगा एंड विल पास अ सूटेबल ऑर्डर। ये था सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3, जो कि हमें बताता है इन केस देयर इज नो अपील लाइंग और इन केस देयर इज नो अपील प्रेफरेबल, उन केसेस में कोर्ट क्या करता है। आइए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 4। ये हमें बताता है when an order has been made under section 3 और section 4 in respect of an offender, अगर कोई भी ऑर्डर सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में पास किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑफेंडर, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, सेक्शन 3 डील करता है एडमोनिशन से, हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। सेक्शन 4 डील करता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे केसेस में ऑफेंडर के खिलाफ अगर कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है, देन उस केसेस में द एपेलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट, एपेलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट। एपेलेट कोर्ट कौन होगा? जो जस्ट उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन रखने वाला कोर्ट है, जहां पर अपील लाए करती है। ध्यान रखिएगा, और अगर ऐसा कोई कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो एपेलेट कोर्ट आपका हाई कोर्ट बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी एपेलेट कोर्ट, हाई कोर्ट ही आपकी अपीलिंग अथॉरिटी होगी, आपका एपेलेट कोर्ट होगा। द एपेलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिविजन may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law। अगर ऐसे कोई भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं और अगर एपेलेट कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये ऑर्डर सही तरीके से पास नहीं किए गए हैं, देन अपील को नहीं लेते हुए रिवीजन प्रोसीडिंग्स के अंडर भी एपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट रिवीजन ऑर्डर पास कर सकते हैं, एंड ऐसा कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं विच इज सुटेबल इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ध्यान रखिएगा, सुटेबल ऑर्डर को पास करेंगे। एक और मैं बात बता दूं, अगर किसी भी केस को रिवीजन में ले लिया है
तो उससे बाद में अपील में नहीं फाइल करेंगे, ध्यान रखिएगा। रिवीजन में अगर ले लिया गया है तो अपील में फाइल नहीं करेंगे। दोनों प्रोसीडिंग्स एक साथ नहीं हो सकती हैं, एक टाइम पे एक ही प्रोसीडिंग होगी। इस सबसेक्शन का प्रोविजो हमें यह बताता है, provided that the appellate court or the high court in revision shall not inflict a greater punishment than might have inflicted by the court by which the offender was found guilty। अगर रिवीजन कोर्ट में एपेलेट कोर्ट को या हाई कोर्ट को यह लगता है कि ये ऑर्डर सही नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि पनिशमेंट को एपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट इंक्रीज कर दे, इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर ऑफेंडर ही गिल्टी पाया जाता है तो जो ऑर्डर फॉर्मर कोर्ट ने पास किया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, स्टेटस को उस ऑर्डर का मेंटेन करेगा हाई कोर्ट या एपेलेट कोर्ट एंड उसे पास कर देगा वापस से। और अगर उसे लगता है कि वो ऑर्डर सही नहीं है तो वो उस सजा को कम जरूर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर उन्हें लगता है ऑल्ट्रेशंस करके, चेंजेस करके अगर उसे रिलैक्स किया जा सकता है ऑर्डर को, तो वो जरूर एपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये है हमारा सेक्शन 11 सब सेक्शन 4, जहां पर एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट रिवीजन प्रोसीडिंग्स के अंदर फॉर्मर कोर्ट के द्वारा पास किए गए ऑर्डर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं, लेकिन उस सजा को जो कि फॉर्मर कोर्ट ने ऑफेंडर के ऊपर इन्फ्लिक्ट करी है उसे बढ़ाएंगे नहीं, उसे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। आइए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे। ये है हमारा लास्ट सेक्शन आज का, सेक्शन 12। ये बोलता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, यानी कि अगर कन्विक्शन होता है तो इस एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। किन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस है जिसे कमिट करने के बाद ऑफेंडर या कन्विक्टेड पर्सन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकता है, मान लीजिए एक्स ऐसा कोई ऑफेंस है, तो इसे कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, कि ये कमिट करने के बाद, कन्विक्ट होने के बाद आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ नहीं सकते, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑफेंस आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। सो दिस इज अ डिस्क्वालिफिकेशन which is attached to the conviction of a particular offense। लेकिन इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर हमें ये क्या कह रहा है, notwithstanding anything contained in any other law, a person found guilty of an offense and dealt with under the provisions of section 3 or section 4। अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में गिल्टी पाया जाता है, यानी कि एडमोनिशन एंड प्रोबेशन ऑन गुड कंडक्ट पे रिलीज किया जाता है, देन ही शैल नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि सेक्शन 4 और सेक्शन 3 ऑफेंडर को डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। अगर कोई भी ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफेंस के कन्विक्शन से अटैच्ड है तो ध्यान रखिएगा, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा, यानी कि अगर एक बार सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में कोई भी आदमी को, ऑफेंडर को कन्विक्ट पाया जाता है, देन वो फर्स्ट टाइम के अंदर तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन अगर फिर से वो वही चीज करता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लायबल हो जाएगा। ये बताता है प्रोवाइडेड, इसका प्रोविजो देखिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर इज रिलीज अंडर सेक्शन 4 is subsequently sentenced for the original offense। मान लीजिए अगर सेक्शन 4 में उसे रिलीज किया एंड उसने वेरिएशंस को या किसी भी कंडीशंस को जो कि हमने डिस्कस करी हैं इस एक्ट में फॉलो नहीं करता है, एंड कोर्ट उसे अरेस्ट वारंट देने के बाद या समन करने के बाद फाइन लगाता है या उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर देता है, तो इन केसेस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि उसे सजा मिल चुकी है एक बार। ये सेक्शन बोलता है सिर्फ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं ऑफेंडर को, लेकिन वो भी सिर्फ एक बार। अगर उसे एक से ज्यादा बार कर दिया जाए तो उसे डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जिससे रिलेटेड कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। ये है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि किसी भी ऑफेंडर को डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा
अगर सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में कोई भी ऑर्डर पास किया गया हो फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक बार, एंड अगर उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है देन द प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन विल अप्लाई, और उसे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा अगर उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिससे कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड है। जैसे कि मैंने बताया, एक्स कोई ऑफेंस है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं उसे, अगर उसके अंदर कन्विक्ट हो जाते हैं तो, रिलीज हो जाते हैं तो दे सकते हैं, रिलीज हो जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकता है। तो ऐसे में डिस्क्वालिफाइड माना जाता है वो पर्सन, वो उसमें अटेम्प्ट नहीं दे सकता है, बैठ नहीं सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। ये थे हमारे सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 आज के इस क्लास के। आने वाली क्लास में जो कि शाम को होगी 7:30 बजे, हम लोग बाकी के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे एंड इस एक्ट को हम सम अप करते हुए कंक्लूड कर देंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल टेक अप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ध्यान रखिएगा, आने वाले 5 दिनों में हमारी डेमो क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा 2 अगस्त से। उससे पहले पहले हम 3 एक्ट्स को कवर कर लेंगे ताकि हम लोगों की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाए एंड हम जल्दी जल्दी इस कोर्स को कवर कर सकें। ध्यान रखिएगा, शाम को 7:30 बजे क्लास है, हम लोग इस एक्ट को खत्म कर देंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क, वी हैव 5 मिनट्स। अभी मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो बता दीजिए। अगर आपका कोई भी पार्ट इस क्लास से रिलेटेड छूट गया है, वी आर गोइंग टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब, देख लीजिएगा वहां से। एंड शाम को 7:30 बजे क्लास है, हम लोग सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 19 डिस्कस करेंगे एंड इस एक्ट को कंक्लूड कर देंगे, खत्म कर देंगे। एंड कल आप लोगों को इस एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज का एक पीडीएफ हम लोग शेयर करेंगे जिसे आप अटेम्प्ट करें एंड देखिए आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, क्या है। उस पीडीएफ के अंदर इस एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं प्री के अंदर वो होंगे, सो उसे प्रैक्टिस करें एंड ध्यान रखें। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज बता दें, मैं अभी यही हूं, वी हैव 5 मिनट्स ऑफ गैप। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड नॉट एलिजिबल? ओके फैजल, डिस्क्वालिफिकेशन एक पर्टिकुलर चीज से आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, यानी कि नॉट एलिजिबल का मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। यानी कि अगर मैंने जो ये एग्जांपल दिया है, एक्स कमिट करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यानी कि ऑफेंस कमिट करने के बाद आप डिस्क्वालीफाई होते हो। नॉट एलिजिबल के अंदर आप ऑफेंस नहीं कमिट कर रहे हो। अगर मान लीजिए इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है 25 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन आप 23 साल के हो, तो आप नॉट एलिजिबल हो, डिस्क्वालीफाई नहीं हो। 25 साल के होते ही आप ये एग्जाम दे सकते हो, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हो। नॉट एलिजिबल का मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर ऐसी कोई कंडीशन है या ऐसी कोई भी शर्त है, टर्म है, जिससे आप एलिजिबल नहीं हो, आप फुलफिल नहीं करते हो, लेकिन इन टाइम आप कर सकते हो। लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बाद आप पूरी तरीके से अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसे कैंसल आउट कर देते हो। यह है डिफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन में और नॉट एलिजिबल में। फिर से बता देता हूं, अगर कोई भी एग्जाम देने के लिए आपकी एज क्राइटेरिया 25 साल है, आप 22 साल के हो, तो आप नॉट एलिजिबल हो। लेकिन आप 25 साल के होते हुए भी कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हो जिससे कि आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप कभी भी वो एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये है डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल होने के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर किसी के जहन में और कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। फैजल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आई रियली अप्रिशिएट योर डाउट। अच्छा क्वेश्चन था, आई रियली अप्रिशिएट दिस। कोई भी और क्वेश्चन किसी के जहन में हो प्लीज आस्क, वी स्टिल हैव 4 मिनट्स लेफ्ट एंड उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। 7:30 बजे आज का इवनिंग क्लास है एंड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग सेक्शंस। YouTube पे इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे हम लोग थोड़ी ही देर में, सो इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग यू कैन गो देयर एंड वॉच, देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 सेक्शंस ही ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्री में एंड मेंस में आते हैं। वो भी मैं आप लोगों को कल जो पीडीएफ शेयर करेंगे उसके अंदर मेंशन करके ही दूंगा कि क्या सेक्शंस हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं एंड ध्यान देना है। सारे सेक्शंस का रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ना होता है एग्जाम से पहले।
हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्टली करना है। स्टूडेंट्स स्मार्टली हार्डवर्क करेंगे तो ही क्रैक कर पाएंगे। सिर्फ गधा मजदूरी करने से नहीं होगा, दिमाग का यूज करना होगा, दिमाग भी लगाना होगा। सो आई थिंक नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस। सो लेट्स कंक्लूड आवर टुडेज क्लास। ये थे हमारे सेक्शन 10, 11 एंड 12। रिमेनिंग सेक्शंस हम लोग इवनिंग क्लास में ज्वाइन करेंगे, लिंक आप लोगों को हम शेयर कर देंगे। टिल देन डू विजिट आवर यूट्यूब चैनल लॉजिका एजुकेशन। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, रेगुलर अपडेट्स एंड क्वेश्चंस हम लोग वहां पर पोस्ट करते रहते हैं। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लॉजिका इंडिया नाम से पेज है, वहां पर भी हम लोग अपलोडिंग करते हैं। सो इट वाज रियली गुड टू हैव यू टुडे।